हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल है। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। और आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। यानी आज फाइनली ये चैप्टर जो है टोटली 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखिएगा। और आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 2 जो था उसमें हमने देखा था दोस्तों कि क्रस्ट क्या होता है। क्रस्ट में भी दो टाइप देखे थे, आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था, ओशियनिक क्रस्ट था। उसके बाद हमने आपके मेंटल के बारे में पढ़ाया, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। तो वो हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया था लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, जरूर चेक कर लेना। आज लेक्चर नंबर 3 है ना दोस्तों, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एक ही टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है कोर। तो कोर एग्जैक्टली क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, यानी कि इनर कोर, आउटर कोर क्या होता है, और थोड़ा सा हम लोग अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा दोस्तों, तो थोड़ा सा हेल्प करेंगे डायग्राम की हेल्प से आपको बताने की। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। और इसके अलावा जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि साइंस है, मैथ्स है, तो टोटल साइंस एंड मैथ्स ऑलरेडी कंप्लीट करके हमने रखा हुआ है। जितने भी चैप्टर्स आपके महाराष्ट्र बोर्ड में होते हैं, हमने हर चीज कंप्लीट करके रखा हुआ है। तो प्लीज जाके प्लेलिस्ट चेक करते रहना। और हिस्ट्री भी हमने स्टार्ट कर दिया, ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दिया है। हर चीज अवेलेबल है, आपको बस प्लेलिस्ट चेक करते रहना है। और जो भी चैप्टर्स अवेलेबल है, लेक्चर्स अवेलेबल है, उसको देखना है और शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और साथ ही में अगर आप सेकंड चैनल भी विजिट करना चाहते हो तो कर सकते हो यूट्यूब पे, जिसका नाम है हमारा सेकंड चैनल का JR टॉक्स। उस पर हम क्या करते हैं, कुछ करियर गाइडेंस के वीडियो, जैसे कि आपको IAS बनना, IPS बनना, ऐसे फ्यूचर में जो भी चीज आपको इंटरेस्टेड है करियर अपॉर्चुनिटीज को लेकर, तो वैसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। साथ ही में कुछ इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगे जो आपको इंस्पायर करेंगे आगे अच्छे से पढ़ने के लिए। डे टू डे लाइफ में क्या करना चाहिए, हर चीज हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। और साथ ही में अगर आप हमसे चैट करना चाहते हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि है हमारा लेक्चर नंबर 3। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोर के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल देंगे सबसे पहले यहाँ पे कोर। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कोर। तो जैसे हमने कल के दिन पढ़ा था, आपको याद भी होगा, तो सबसे पहले जो हमारा अर्थ का जो लेयर होता है, ठीक है ना, सबसे टॉप पे जो होता है जो लेयर, वो होता है क्रस्ट। क्या होता है दोस्तों, क्रस्ट होता है। फिर जैसे हम थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं, अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर बढ़ते हैं, तो क्या आ जाता है दोस्तों, मेंटल आ जाता है। ठीक है, मेंटल। फिर हमने देखा था कि सबसे एंड में जो हिस्सा होता है वो होता है कोर, यानी कि सबसे नीचे, यानी कि अर्थ के एकदम सेंटर की तरफ जब हम पहुंचेंगे तो वो जो एरिया होता है, वो जो इलाका होता है, वो क्या होता है, कोर होता है। समझ में आ रहा है। अब कोर जो होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है थोड़ा सा ऊपर का पार्ट, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो आउटर कोर, ठीक है, और एक अंदर का पार्ट होगा यानी कि इनर कोर। यानी ऊपर से आ रहे हैं ना हम लोग, तो ऊपर से आ रहे हैं तो सबसे पहले जो कोर आएगा वो रहेगा आपका आउटर कोर। फिर और डीप में घुसेंगे और सेंटर में घुसेंगे, बीच में घुसेंगे, तो वो रहेगा आपका इनर कोर। तो ऐसे दो टाइप के कोर होते हैं। तो कोर जो होता है, इसका मैं अगर आपका डिस्टेंस के हिसाब से बात करूं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 में, आपको याद होगा अगर, तो हमने लेक्चर नंबर 2 में ये सब चीज डिस्कस किए थे। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कि कौन सा डिस्टेंस किधर होता है। तो नॉर्मली डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू बात करें कि जो कोर होता है ना, इट स्टार्ट्स अराउंड कहां से, 2900 किलोमीटर का जो डेप्थ होता है। ठीक है ना, अगर हम हमारे पृथ्वी से, हमारा जो पृथ्वी का जो टॉप सरफेस है, जहां पे हम खड़े होते हैं ना, रोड पे खड़े हैं, बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, तो वो जो सरफेस है, यानी कि अर्थ का सबसे टॉप वाला जो सरफेस है, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, वहां से अगर हम 2900 किलोमीटर अंदर जाए, जमीन के अंदर, समझ लो कितना बोल रहा हूं दोस्तों, 2900 किलोमीटर। कितना लगता है आपको 2900 किलोमीटर क्या होगा यार, बहुत होता है यार। 2900 किलोमीटर की बात कर रहे हैं हम लोग, 29 किलोमीटर की बात नहीं कर रहे, 2900। तो बहुत ही ज्यादा अंदर 2900 किलोमीटर जब हम लोग घुसेंगे, तब जाके वो कोर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी उसके पहले क्या आया होगा, क्रस्ट आया होगा, क्रस्ट के बाद घुसेंगे मेंटल आएगा, और मेंटल के अंदर और घुसेंगे, 2900 किलोमीटर तक के आसपास पहुंचेंगे, तो हमारा जो कोर है वो हमें दिखाई देना शुरू करेगा। क्लियर है दोस्तों। और यहां पे जो पार्ट होगा अर्थ का इंटीरियर, जो हम लोग बात करेंगे यहां पे, तो वो मेंटल से गुजर के ही जाता है। यानी कि डायरेक्टली आप अगर जमीन से घुसने की कोशिश करोगे, यानी कि अंदर एक होल करने की कोशिश करोगे, तो डायरेक्ट कोर आ जाएगा क्या, नहीं। सबसे पहले क्रस्ट आएगा, फिर मेंटल आएगा, फिर कोर आएगा, यानी कि लाइन बाय लाइन, लेयर बाय लेयर, जैसे हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था, वैसा वो आएगा। और लगभग ये जो कोर है ना, ये जो कोर होगा, इसका एक मोटाई भी होगा, थिकनेस भी होगा, जो कि मैंने ये चीज भी कल भी डिस्कस किया था। जो थिकनेस है कोर का लगभग है दोस्तों 3471 किलोमीटर, यानी कि 3471 किलोमीटर क्या है इसका थिकनेस है। यानी कि इतना मोटा परत है इसका। यानी कि क्रस्ट का हमने देखा था लगभग 30 से 40 किलोमीटर का परत था, यानी इतना उसका चौड़ाई था। फिर मेंटल का भी हमने देखा था लगभग 2700 के आसपास, लेकिन ये जो है इससे भी ज्यादा, यानी कोर सबसे गहराई में है और सबसे ज्यादा थिकनेस भी है। यानी सबसे ज्यादा जो हिस्सा है हमारे
डेप्थ का, हमारे अर्थ के अंदर के जमीन का, वो है कोर का, जो कि है 3471 किलोमीटर इसका है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और ये जो कोर है अगेन जैसा मैंने बोला 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक होता है सबसे ऊपर का यानी कि आउटर कोर, एंड दूसरा इसके नीचे वाला यानी कि इनर कोर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा फंडा है देखो, और ये आखिरी टॉपिक भी है, ये चैप्टर हमारा आज खत्म हो जाएगा, लेकिन ध्यान से देखोगे तो ये आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले बारी बारी से हम लोग शुरुआत करते हैं यहां पे पढ़ने की, जिसका नाम है दोस्तों आउटर कोर, यानी कि बाहर का जो कोर है, आउटर कोर यानी बाहर का जो कोर है, इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जब मेंटल को क्रॉस कर लेंगे, जैसे हमने मेंटल को क्रॉस किया तो हमारा क्या शुरू हो जाएगा, सबसे पहले जो हिस्सा शुरू होगा कोर का वो होगा आउटर कोर। ठीक है ना? तो ये जो आउटर कोर है ये कहां से शुरू होता है, लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई से लेके 5100 किलोमीटर तक की गहराई, यानी कि 2900 किलोमीटर से शुरू हो रहा है। क्योंकि हमने डिस्कस किया था जैसे कि अगर हम ऊपर से आ रहे हैं तो ऊपर से 2900 किलोमीटर जैसे पहुंचते हैं वैसे कोर स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 2900 किलोमीटर की गहराई से कोर स्टार्ट हो रहा है। वो कहां तक जाएगा, यानी कितना गहरा जाएगा, तो 2900 से लेके 5100 यानी 5100 किलोमीटर तक के रेंज में जो आउटर कोर है, पूरा कोर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ ऊपर के कोर आउटर कोर की मैं बात कर रहा हूं। तो 2900 से 5100 किलोमीटर तक यहां पे उसके आउटर कोर के जो डिस्टेंस है वो हो सकते हैं। और इसमें जो सेकेंडरी वेव्स होते हैं, मैंने आपको बताया था प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स, ये सब पढ़े आपने। ठीक है ना? वेव्स जो होते हैं, तो ये जिसमें जो सेकेंडरी वेव्स जो होते हैं ना, जैसे आपको बताया था मैंने कि कैसे मेंटल में जो फ्लो होता है, इंटरनल एनर्जी के वेव्स जो है फ्लो करते हैं, प्राइमरी वेव्स होता है, सेकेंडरी वेव्स होता है। तो यहां पे जो सेकेंडरी वेव्स है ना वो पास नहीं हो सकते, इसमें ट्रैवल नहीं हो सकते। और ये रीजन में जैसे ही वो आएंगे, क्योंकि मेंटल में से वो पास हो रहे थे, लेकिन जैसे ही वो आउटर कोर के आसपास आएंगे ना तो वहीं पे उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट जो सेकेंडरी वेव्स होंगे वो कहां पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यहां पे आके आउटर कोर में आके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तुरंत ग्रास्प हो जाएंगे। ठीक है? और अगर हम बात करें यहां पे कि ये जो एब्जॉर्प्शन होता है, तो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये जो कोर है ना ये एक सेमी लिक्विड या फिर एक लिक्विड मटेरियल है। यानी कि ये जो आउटर कोर होगा, ये जो लेयर है जमीन का अंदर से, तो इसमें मिट्टी वगैरह नहीं है, इसमें क्या है, या फिर सॉलिड, सॉरी सेमी सॉलिड, यानी कि आधा सॉलिड आधा लिक्विड बोलते हैं ना, सेमी लिक्विड, सेमी लिक्विड, या फिर आप बोल सकते हो पूरा का पूरा जो लिक्विड है इसका मटेरियल से भरा हुआ है। जैसे हमने देखा था कि मेंटल जो था मैग्मा था पूरा, जो लावा बोलते हैं ना हम लोग, आधा पिघला हुआ। ठीक है ना? यानी कि जो ज्वालामुखी फटता है तो कैसे निकलता है लावा, उसी टाइप का यहाँ पे कुछ मटेरियल है। लेकिन हो सकता है वो सेमी सॉलिड हो, सेमी लिक्विड हो, या फिर पूरा का पूरा एकदम पानी जैसा लिक्विड हो, ये भी हो सकता है, ऐसा उन्होंने बोला था। और एक चीज यहां पे ये है कि जो प्राइमरी वेव्स है ना वो ट्रैवल कर सकते हैं ये लेयर के अंदर। तो जैसे मैंने बोला कि सेकेंडरी जो वेव थे, सेकेंडरी जो वेव्स थे वो ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन प्राइमरी जो वेव्स होंगे वो इस आउटर कोर के अंदर, ये जो आउटर कोर हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर वो चीज ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जब वो ट्रैवल करेंगे तो उसका जो स्पीड होगा रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस हो जाएगा? क्योंकि ये चीज लिक्विड मटेरियल से। तो जैसा आपको पता होगा दोस्तों कि कोई भी जो वेव्स होता है ना वो सबसे ज्यादा अच्छे से स्पीड में सॉलिड में ट्रैवल करता है। तो जो इसके ऊपर के लेयर थे, यानी कि आउटर कोर के ऊपर के जो लेयर थे वो मेंटल था, तो मेंटल भी सेमी सॉलिड था, यानी कि कम से कम उसमें पूरा पानी तो नहीं था, सेमी सॉलिड था। और उसके ऊपर तो सॉलिड है, क्रस्ट तो पूरा सॉलिड है ना, यानी कि ऊपर के लेयर में आराम से आपके प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि वहां पे सॉलिड मटेरियल है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि सेकेंडरी वेव्स तो बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो प्राइमरी वेव्स है वो ट्रैवल कर पाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ द लिक्विड नेचर, जो आउटर कोर का जो लिक्विड नेचर है उसके वजह से ये जो वेव्स होंगे इसका जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि यार पानी में समझ लो एग्जांपल के तौर पे कि पानी में अगर आप कोई वेव्स को ट्रैवल करवाते हो तो क्या वो ट्रैवल कर पाएगा क्या इजीली? नहीं, रुकावट बनेगा। समझ में आ रहा है? पानी की वजह से उसको रुकावट का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस प्राइमरी वेव्स का जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाता है कहां पे, आउटर लेयर के अंदर। इसका डेंसिटी भी दिया हुआ है, आउटर कोर का जो डेंसिटी है इसकी अगर हम बात करें तो 9.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका क्या हो सकता है, डेंसिटी होता है। ये क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स में पूछता है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द आउटर कोर। तो ये आपको याद रखना, ये याद रखने वाली चीज है। कुछ चीज समझने वाली चीज होती है, कुछ चीज आपको याद करनी पड़ती है। ठीक है? तो वैसे ही है डेंसिटी 9.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ द आउटर कोर। ठीक है? यानी इतना वो वैल्यू उठा सकता है, वैल्यू जो है उसका उठा सकता है। और टेम्परेचर जो है, यानी कि ये जो लिक्विड जो है इस पर्टिकुलर आउटर कोर के अंदर, उस पर्टिकुलर रीजन में, यानी कि आउटर कोर के रीजन में जो टेम्परेचर होगा, जो गर्माहट होगी वो कितनी है, लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यार ये बहुत गर्म होता है, लेकिन ये तो सिर्फ आउटर कोर की बात हो रही है। ये 5000 डिग्री सेल्सियस जो है इतना गर्म है, लेकिन ये फिर भी हम लोग आउटर कोर की बात कर रहे हैं। अभी तो इनर कोर आना बाकी है, और अंदर घुसेंगे ना, अंदर का कोर आएगा, इनर कोर, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उम्मीद करता हूं कि यार आपको आउटर कोर तो एटलीस्ट समझ में आ गया होगा, कहां से शुरू हो रहा है, क्या प्रेजेंट है, कैसे स्पीड रिड्यूस हो रहा है वेव्स का, प्राइमरी सेकेंडरी का, डेंसिटी क्या है और उसका टेम्परेचर क्या है, ये आपको
बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ये था आउटर कोर के बारे में, लेकिन और कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने एक चीज पढ़ा है ऑलरेडी कि जो आउटर कोर होता है ना अर्थ के इंटीरियर का, वो लिक्विड स्टेट में होता है। जैसे हमने देखा अभी कि जो आउटर कोर है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट में मटेरियल प्रेजेंट है, और ये लिक्विड स्टेट में मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है, लोखन। अब लोखन सॉलिड फॉर्म में नहीं है, लिक्विड मोल्टन फॉर्म में। समझ में आ रहा है? देखो जैसा हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक इफेक्ट है। समझ में आ रहा है कि हमारा जो पृथ्वी है कहीं ना कहीं क्या है, ये पृथ्वी है, दिख रहा है ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, दिस इज द अर्थ। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है ना, अब ये ब्लू मार्कर भी ब्लैक चलेगा क्योंकि मैंने ब्लैक के ऊपर लिख दिया। ठीक है ना, तो ये जो हिस्सा दिख रहा होगा आपको, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे दिखाने की ब्लू कलर से। तो ये जो हिस्सा है दिस इज द अर्थ। क्या है ये? ओके तो ये क्या है, अर्थ है। ये आपको समझ में आ रहा है? अब ये अर्थ के आसपास आपको देखो लाइंस दिख रही है, वेव्स दिख रही है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने बहुत छोटा लिख दिया है, लेकिन आपको बता दूं कि ये जो मैंने लिखा हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि आपको शायद जूम करोगे तो शायद नजर आ जाए, लेकिन यहाँ पे दिख रहा होगा दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो लाइनिंग्स दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड, आपने साइंस अगर पढ़ा है ना तो आपको समझ रहा होगा ये चीज कि कैसे कुछ मैग्नेट्स जहां पे होते हैं, तो मैग्नेट्स मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट जहां पे होता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड्स भी होती है। और ये हमारा अर्थ है और उसके आसपास पूरे आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एक बहुत बड़ा लेयर है सी जैसा, और इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटोपॉज। ठीक है ना, मैग्नेटोपॉज बोलते हैं। ठीक है ना, ये एक्चुअली मैग्नेटोपॉज नहीं है, ये गलत लिख दिया मैंने थोड़ा सा देख के। ये है आपका हाँ मैग्नेटोस्फीयर, अर्थ का मैग्नेटो, हाँ मैग्नेटोपॉज बराबर लिखा है, लेकिन इस चीज को हम लोग मैग्नेटोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है ना, ये मैं आपको करेक्ट करके बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी ये आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसका कंसेप्ट पढ़ लो। कंसेप्ट में क्या बता रहा था, जैसे कि मैंने क्या बोला कि जो आउटर कोर है वो क्या है, पूरा का पूरा लिक्विड लेयर है। लिक्विड के अंदर क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है, यानी आयरन का कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है मोल्टेन फॉर्म में। ठीक है ना, तो इसके वजह से क्या होता है कि जो वर्टिकल करंट्स होते हैं, करंट्स मतलब क्या होता है, एक तरीके से शॉक वेव्स, जो इलेक्ट्रिकल करंट एक तरीके से होते हैं, तो इसमें जो वर्टिकल मैग्नेटिक करंट्स जो है ना यहाँ पे, ये लिक्विड के लेयर के अंदर, ये जो लेयर है हमने जो पढ़ा, ये लिक्विड लेयर के अंदर प्रेजेंट है, और यही एक खासियत है इस पर्टिकुलर एरिया की। यानी कि जो हमने ये आउटर कोर पढ़ रहे हैं हम लोग, ये आउटर कोर की एक खास बात ये है कि इसके अंदर से वर्टिकल करंट्स बोल सकते हो निकलते हैं, वर्टिकल करंट जो है ओरिजिनेट होते हैं इस टाइप के लिक्विड लेयर के अंदर से। अब जो डिफरेंस है ना इन पर्टिकुलर टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर का डिफरेंस तो है, क्योंकि मेंटल का टेम्परेचर अलग था, क्रस्ट का टेम्परेचर अलग था, अभी अभी हमने आउटर कोर पढ़ा तो इसका भी जो टेम्परेचर है ये अलग है। तो बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर चेंजेस एंड हमारा जो अर्थ है वो रोटेट करता रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या हो रहा बोल रहा हूं मैं कि ये टेम्परेचर की वजह से, और जब हमारा अर्थ रोटेट करता रहता है तो क्या होता है दोस्तों, यहां पे बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ ये प्रोड्यूस करता है एडी सर्कुलर मोशन। यानी कि इन शॉर्ट क्या प्रोड्यूस करता है, आप देखो मैं कहां लिखूं, जगह नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूं, पहले थोड़ा सा मिटा देता हूं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे उसको। ठीक है, यहां पे देखता हूं, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा देख लो। तो जैसे मैंने बोला कि जैसे हमारा अर्थ रोटेट होगा बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर, तो क्या प्रोड्यूस करेगा वो, एडी मोशन। एडी मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं, यानी कि वो गोल गोल घूमेगा। सर्कुलर मोशन जो है वो इन शॉर्ट क्रिएट करेगा, क्या क्रिएट करेगा, सर्कुलर मोशन जो है उसको क्रिएट करेगा। एंड ये जो सर्कुलर मोशन है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को डेवलप करेगा। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि ये जब घूम रहा है गोल गोल, आपने पढ़ा होगा एडी करंट, ये टॉपिक एक्चुअली 12th में आता है एडी करंट। लेकिन आप एक चीज समझ लो कि कोई भी चीज जब रोटेट होती है ना, तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ दैट एक एडी करंट, एक स्पाइरल करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, एक करंट जो है प्रोड्यूस होता है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक करंट जो है डेवलप करेगा किसके अंदर, स्पाइरल एडीज के अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है दोस्तों, यानी कि पृथ्वी का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं किसके वजह से है, ये आयरन के वजह से है। और जैसा कि आपको पता है कि लोखन का यानी आयरन का और मैग्नेट का, मैग्नेटिज्म का, मैग्नेटिक इफेक्ट का ये बहुत पुराना रिश्ता है, आप सभी को पता है ये चीज। सेम उसी प्रकार यहां पे क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ दैट एडी मोशन, सर्कुलर मोशन, इलेक्ट्रिक करंट जो है यहां पे क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो है डेवलप हो रहा है। एंड जिसके वजह से क्या होगा यहां पे लिक्विड आयरन के अंदर, कि ये चीज होने की वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक करंट बोल लो या फिर मैग्नेटिक फील्ड बोल लो सबसे अच्छे तरीके से, ये प्रोड्यूस होता है अराउंड द अर्थ। जैसे अर्थ रोटेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द सेंटर, आउटर कोर जो सेंटर का पार्ट है ना, उसमें क्या है, आयरन प्रेजेंट है। तो जब वो रोटेट हो रहा है टेम्परेचर चेंजेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डेवलप कर रहा है एडी करंट के हिसाब से। एंड उसी हिसाब से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ये चीज ध्यान में रखना। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ है, जो प्रोड्यूस हुआ है ना, इसको कहा जाता है जियो डायनामो। अब जियो डायनामो क्यों कहते हैं ये सुन लो, जियो डायनामो नाम से तो बहुत खतरनाक लगता है ये, लेकिन है सिंपल। जियो डायनामो इज नथिंग बट, जियो का मतलब होता है अर्थ,
जियोलॉजी बोलते हैं ना, जियो का मतलब अर्थ होता है और डायनामो इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड। तो डायनामो का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी इन शॉर्ट हमारे पृथ्वी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं। दिख रहा है आपको ये मैग्नेटिक फील्ड्स? तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसलिए भी प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि इसी के वजह से हमारा जो अर्थ है वो रोटेट एंड रिवॉल्व कर पाता है अराउंड द सन। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, ये हमारे अर्थ के सरफेस के बाहर भी फंक्शन करता है, फंक्शनल होता है। एंड जिसके वजह से होता क्या है कि हमारे अर्थ के बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड का एक लेयर प्रोड्यूस हो जाता है विच इज कॉल्ड एज द मैग्नेटोपॉज। इसको मैग्नेटोपॉज बोलते हैं। इसका मेन कारण क्या है मैं आपको बता दूं, बहुत ही ना क्रिटिकल चीज है, ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे लेकिन मैं बता दूंगा आप लोग को, टेंशन मत लेना। आपको पता है दोस्तों कि ये हमारा अर्थ है, ये सोलर सिस्टम में है। तो सोलर सिस्टम में जब है दोस्तों, तो यहां पे क्या होंगे, सोलर विंड्स आएंगे। क्या प्रेजेंट होंगे यहां पे, क्या प्रेजेंट होंगे दोस्तों, यहां पे प्रेजेंट होंगे दोस्तों, यहां पे सोलर विंड्स, ठीक है ना, यहां पे प्रेजेंट होंगे सोलर विंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय सोलर विंड्स? आपने नाम सुना होगा सोलर विंड्स का। जैसे हमारे अर्थ के ऊपर यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो हवाएं चलती है जोर जोर से, कभी कभी पेड़ पौधे को हिला देती है। तो क्या लगता है स्पेस में भी हवाएं चलती होंगी जोर जोर से? बिल्कुल चलती है, उसको ही सोलर विंड बोलते हैं। कभी कभी तो सोलर स्टॉर्म्स भी आता है। जैसे हमारे पृथ्वी के ऊपर ना रेत जहां पे होता है, रेगिस्तान वगैरह जहां पे होता है, वहां पे सैंड स्टॉर्म होता है, यानी कि पूरा धूल मिट्टी का पूरा एक तूफान जैसा आता है। आपने देखा होगा, ये सब चीज नॉर्मल है। वैसे स्पेस में भी जो प्लैनेट्स होते हैं ना, उसमें कभी एस्ट्रॉइड्स के तूफान आते हैं, कभी कभी छोटे छोटे पत्थरों के आते हैं, कभी कभी ये सोलर विंड्स आते हैं जिसमें इतनी तेजी से हवा चलती है। और साथ ही में बहुत सारे लाइक मैं एस्ट्रॉइड सेलेस्टियल बॉडी बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा है। तो सेलेस्टियल बॉडी, छोटे छोटे पत्थर, एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो घूमते हैं बहुत ही तेजी से। तो उसके वजह से क्या होता है कि जब ये सब चीज सोलर विंड, समझ लो सोलर विंड, ये सोलर विंड हमारे अर्थ के ऊपर आता अगर, तो क्या होता, हम जैसे इंसानों का, पेड़ पौधों का क्या होता है यार, सब खत्म हो जाता ना। ये जो दुनिया चल रही है पृथ्वी के ऊपर, जो दुनिया हम जी रहे हैं दोस्तों, वो चल पाता क्या? नहीं यार, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता। हर जगह से कहीं ना कहीं एस्ट्रॉइड्स टूट के आते हैं और सोलर विंड्स का सामना करना पड़ता हम लोग को, और हम लोग रेडिएशन से ही मर जाते हैं। पहली बात तो सोलर विंड में रेडिएशन बहुत होता है, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, ये हम लोग को प्रॉब्लम होता। तो कहीं ना कहीं हमारे अर्थ के बाहर एक कुछ तो प्रोटेक्शन लेयर होगा यार, कुछ तो प्रोवाइड कर रहा होगा यार। जब नेचर ने हमको बनाया हुआ है और इतने साल से हम टिके हुए हैं यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर, इंसान है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब वजूद है हमारे अर्थ के ऊपर, तो कुछ तो राज होगा। तो ये जो राज है दोस्तों, वो है दोस्तों मैग्नेटोपॉज का। ये सबसे बड़ा रोल है और ये साइंस के हिसाब से भी पढ़ा जा सकता है। तो जैसे मैंने बोला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस सब चीज के वजह से प्रोड्यूस हुआ, जियो डायनामिक जो प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ, तो यही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अर्थ के सरफेस के अंदर भी और अर्थ सरफेस के बाहर भी। तो अंदर के वजह से ग्रेविटेशनल इफेक्ट आ रहा है, वो बात की बात है, लेकिन ये एक मैग्नेटोफोर्स क्रिएट हो रहा है यहां पे। एक तरीके से समझ लो एक अम्ब्रेला जैसा, एक शील्ड जैसा, शील्ड बोलते हैं ना, कवच, एक कवच जैसा काम करता है पृथ्वी के बाहर। देख रहे हो कितना दूर है, कितना बाहर है, यानी कि जस्ट बाहर नहीं है, बहुत दूर है, बहुत बाहर है। और कितना भी बड़ा सोलर विंड्स आने दो, वो यहीं पे उसको रोक देगा और इसके आगे उसको निकलने देगा ही नहीं। तो यहां से पूरा पूरा सेफ जो पोर्शन है पूरा सेफ रहेगा और हमारा पृथ्वी जो है बचा रहेगा इन टाइप के सोलर विंड से। इसीलिए ये जो मैग्नेटोपॉज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यही जो मैग्नेटिक पॉज जो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो अर्थ एटमॉस्फेयर है ये सोलर विंड से जब प्रोटेक्ट हो जाता है, जो सन की तरफ से आता है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना दोस्तों, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो हमारे अर्थ के आसपास जो क्रिएट हुआ है, जो यहां पे लिखा है मैंने मैग्नेटिक पॉज, ठीक है ना, अर्थ के आसपास जो क्रिएट हुआ है ना, इसी चीज को कहते हैं दोस्तों मैग्नेटोस्फीयर। क्यों? क्योंकि एक स्फीयर जैसा काम कर रहा है, गोला। स्पीयर मतलब क्या होता है? गोला। जैसे हमारा अर्थ भी एक स्पीयर है, लेकिन अर्थ के बाहर भी कुछ दूरी पे एक स्पीयर है जिसका नाम है मैग्नेटोस्फीयर। वो क्या कर रहा है? हमारे अर्थ को सोलर विंड से बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। और जो इंसानियत जी रही है अर्थ के ऊपर, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जी रहे हैं, वो जी रहेंगे, आगे भी जीते रहेंगे बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हमारा अर्थ प्रोटेक्टेड है, बचा हुआ है सोलर विंड से। देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था टोटल ओवरऑल ऑफ किसका, आउटर कोर के बारे में। इतने सारी चीजें, एक एक चीज बारीकी से डिटेल में मैंने आपको बताया दोस्तों। ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा बेटर यार नॉर्मली और कुछ मैं दे नहीं पाऊंगा। नॉर्मली पूरा मैंने बोलते ना हम लोग, जान लगा दिया दोस्तों पढ़ाने में और हर चीज यहां पे क्लियर कराने की कोशिश की। तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक जिसका नाम था आउटर कोर। कोर के अंदर आउटर कोर जो है कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ और आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का जिसका नाम है इनर कोर, यानी कि कोर के अंदर जो चीजें हैं वो क्या है, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आउटर कोर। अब मैं इसको मिटा देता हूं, अब चलेंगे अंदर की तरफ यानी इनर कोर के बारे में। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम रफ कर लेते हैं एंड फिर आपको मैं इनर कोर बताता हूं। ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, हमारा लेक्चर भी फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ओके, चलिए हेडिंग डाल देंगे। सबसे पहले क्या बोला मैंने, इनर कोर।
इनर कोर। अब इनर कोर क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो इनर कोर है, जैसे ही आउटर कोर खत्म हुआ वैसे ही क्या शुरू हो जाएगा, और नीचे जाएंगे तो इनर कोर शुरू हो जाएगा। तो इनर कोर जो है ना दोस्तों, वो कहां से शुरू हो रहा है, जहां पे आउटर कोर जो है खत्म हुआ। तो लगभग 5150 किलोमीटर से, ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पे, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, मार्कर चूज कर लिया मैंने ब्लू वाला। तो लगभग जो मैंने बोला कि 5150 किलोमीटर से इनर कोर जो है वो इतनी गहराई से शुरू हो रहा है, और लगभग कहां तक जाता है, 6371 किलोमीटर तक के अंदर तक गहराई में उतरता है। यानी कि आप सोच सकते हो यार, यानी कि एकदम ज्यादा डीप में आप अर्थ के अंदर चले गए, यानी एकदम बीचों बीच सेंटर तक पहुंच जाओगे जब ये डिस्टेंस पे आप पहुंचोगे। ठीक है, ये इनर कोर का, यानी कि एकदम अर्थ के सेंटर, यहां तक पहुंच गए तो समझ जाना कि आप अर्थ के बीचों बीच, सेंटर पॉइंट जो होगा अर्थ का, वहां तक पहुंच जाओगे। सेंटर पॉइंट मतलब समझ लो ये आपका अर्थ है और आप यहां पे पहुंच गए। आप यहां से शुरू कर रहे थे, यहां पे आए, क्रस्ट आया, फिर मेंटल आया, फिर यहां तक आ गया पूरा कोर, यानी कि ये पूरा बीचों बीच तक आ गए, तो मतलब कोर तक पहुंच गए। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये जो कोर है ना दोस्तों, यहां पे जो अर्थ होगा वो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। यानी कि जो इनर का कोर होगा वो क्या हो सकता है, सॉलिड स्टेट में हो सकता है। ठीक है, आउटर कोर क्या था, मोस्टली सेमी लिक्विड और लिक्विड टाइप में था, लेकिन ये जो कोर है ना अर्थ का, ठीक है, जो कि एक सॉलिड स्टेट में होता है, और इसका जो डेंसिटी होता है ऑब्वियसली सॉलिड रहेगा, यानी डेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा रहेगा ऑब्वियसली। तो आपने जो आउटर कोर का डेंसिटी देखा था वो सिर्फ 9.8 था। देखो कंपैरिजन करके बता रहा हूं कैसे, जो हमने आउटर कोर का देखा था वो सिर्फ 9.8 था, लेकिन हमारा ये जो इनर कोर है वो क्या बोला मैंने, सॉलिड स्टेट में, और हमेशा लिक्विड से ज्यादा भारी कौन होता है, सॉलिड होता है। तो ऑब्वियसली जो डेंसिटी होगा वो भी ऑब्वियसली ज्यादा होगा। और आप लोगों को कंफ्यूजन अगर होता है डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी जो होता है इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कितना मास है कितना वॉल्यूम है, दोनों को डिवाइड कर दो, डेंसिटी मिल जाती है। ये यार आपने 6th-7th में पढ़ा होगा दोस्तों, क्लियर है? ये सब चीज पहले से पता होना चाहिए। तो 9.8 आउटर में था, लेकिन यहां पे जो हम बात कर रहे हैं इनर कोर की, तो यहां पे जो डेंसिटी है वो है 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है इस इनर कोर का क्या है, डेंसिटी है, यानी कि बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू थिंग। और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे, जैसे मैंने बताया इनर कोर में मोल्टन फॉर्म में आयरन प्रेजेंट था, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, करेक्ट है, जिसकी वजह से हमारा ये सोलर विंड्स हमारे तक नहीं पहुंच पाएगा बिकॉज ऑफ द मैग्नेटोस्फीयर। सेम यहां पे भी क्या है, कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो ये जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो है आयरन एंड निकेल, और भी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली आयरन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंदी माफ करना मुझे, यानी ग्रीक लैंग्वेज में लिखा जाता है तो फेरस बोलते हैं इसको ग्रीक लैंग्वेज में, ठीक है ना। हमेशा सिंबल जो है वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिसको Fe भी कहा जाता है, आयरन को Fe, फेरस मतलब Fe आयरन। और दूसरा चीज है निकेल, ठीक है, और निकेल का जो सिंबल होता है वो Ni होता है, ठीक है ना, Ni फॉर निकेल, Ni, ठीक है, Ni निकेल, Fe आयरन, ठीक है ना। एंड देखा जाए तो और भी ऐसे बहुत सारे मेजर एलिमेंट्स जो है वो हमारे कोर के अंदर, यानी अर्थ के बीचों बीच जो है वो पाए जाते हैं, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और इसीलिए ये जो लेयर होता है, यानी कि ये जो इनर कोर का जो लेयर होता है ना, इसके अंदर दो एलिमेंट्स खास करके प्रेजेंट है, निकेल और आयरन, इसीलिए ये लेयर को कहा जाता है NiFe, यानी नाइफ। नाइफ मतलब Ni फॉर निकेल, Fe फॉर फेरस। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था दो लेयर, जब हम लोग क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक था आपका सियाल, यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का सियाल था, और दूसरा था सीमा, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। तो याद होगा आपको, लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था। तो सेम इस प्रकार ये जो लेयर है इनर कोर, इसको हम लोग नाइफ बोलते हैं, Ni फॉर निकेल, Fe फॉर फेरस आयरन। तो नाइफ हो गया, इस लेयर को क्या बोलते हैं, नाइफ बोलते हैं। और ये जो मटेरियल है ना, ये लेयर के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा ट्रिमेंडस प्रेशर के साथ प्रेजेंट होते हैं। क्यों? ऑब्वियसली यार, पूरे पृथ्वी का जो वजन होगा, जो भार होगा, सबसे ज्यादा सेंटर में होगा। तो सेंटर में जो भी चीज प्रेजेंट रहेगा उसके ऊपर ट्रिमेंडस प्रेशर उसके ऊपर जरूर से लगेगा, यानी इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और साथ ही में ये जो कोर होता है, इसीलिए ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। और जो टेम्परेचर होता है यहां पे, ये बहुत ज्यादा हाई होता है, और लगभग ऐसा माना जाता है कि जितना टेम्परेचर सन का होता है, लगभग उससे उतना ही टेम्परेचर जो है हमारे इस इनर कोर का होता है। जो कि हमने देखा था आउटर कोर का 5000 था, तो इसका भी लगभग कितना होता है, 5000 से लेके 5500 तक लगभग वैरी करता है, 6000 तक भी, ठीक है ना। तो 6000 डिग्री सेल्सियस तक का, जो कि सन का टेम्परेचर माना जाता है, तो इतना तक वैरी कर सकता है। और लगभग ऐसा बोला गया कि सन का टेम्परेचर और हमारे कोर का टेम्परेचर, इनर कोर का टेम्परेचर लगभग सेम ही होता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं यार आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। बहुत ही ज्यादा डिटेल में, बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको समझाने की हमने कोशिश की है। तो यही था दोस्तों ओवरऑल आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको पूरी बताने की कोशिश की। और ये जो डायग्राम जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो कुछ सिंपल है नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें बस आपको बताया कि मैग्नेटिक इक्वेटर, यानी कि एक लाइन होता है यहाँ पे, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि हमारे पृथ्वी के आसपास मैग्नेटिक फील्ड्स घूमती है, तो सेम इसी प्रकार मैंने एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। एडी करंट्स जो है वो घूमते रहते हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड के आसपास, जो कि एक कवच जैसा काम करते हैं, जैसा
हमने मैग्नेटोस्फीयर का देखा। ठीक है दोस्तों, तो यही सब था आज के इस लेक्चर में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो होता है समाप्त। एंड आपको बता दो दोस्तों कि इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों इंटीरियर ऑफ द अर्थ, चैप्टर नंबर 2 ऑफ द ज्योग्राफी सब्जेक्ट, ये होता है टोटली 100% कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं यार आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा जान लगा दिया, एफर्ट्स लगा दिया आपको एक एक पॉइंट बारीकी से बताने की। और आप इस तरीके से जब पढ़ रहे होंगे, आप लोग जब वीडियोस देख रहे होंगे और आपका एक टाइम आएगा 2 से 3 महीने के बाद आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा, तो आपको दिखाई देगा कि यार आप दोस्तों दूसरे से बहुत आगे निकल गए दोस्तों, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज के ऊपर ध्यान दिया और बाकी तो आप रीड कर ही लोगे। और आप अपने आप को इतना आगे महसूस कर रहे होंगे उस वक्त कि आप खुद बोलोगे कि यस यार मेरे अंदर नॉलेज है, मैं एक कैपेबल इंसान हूं। ये चीज करके देखना, जरूर से डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। जल्द लेकर आऊंगा और भी ऐसे वीडियोस और भी ऐसे चैप्टर्स। आपको ये चैप्टर एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर करो। बताओ यार कि कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से यहां पे हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज जितना हो सके उतना शेयर कर देना। एंड साथ ही में अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को अभी से फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।